हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हमारा कि गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों पर कहलाने वाले छिद्रों के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ चार ऑप्शन पढ़ने के लिए मिल रहे हैं हमें। ए रंध्र, बी नलिकाएं, सी रक्षक कोशिकाएं और डी अधिचर्म। तो स्टूडेंट, सही आंसर आप नोट डाउन कर लें और एक कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठ जाएं आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उन प्रश्नों के आंसर्स आपको भी नोट डाउन करते जाना और वीडियो के लास्ट में देखना है कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों के सही आंसर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से अपना आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। और इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए रंध्र। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि गैसों तथा नमी का मार्ग पत्तियों तथा तनों पर जो रंध्र पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, रंध्र कहलाने वाले जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा ये क्या होता है, नियंत्रित होता है स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है जिसे बोला जाता है एपिडर्मिस, जिसे एपिडर्मिस बोला जाता है, उस एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं उनको स्टूडेंट्स बोला जाता है रंध्र। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। अब रंध्र के कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे कि नंबर 1, रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होता है। और दूसरा इनका कार्य ये होता है स्टूडेंट्स कि बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन के दौरान भी जो जलवाष्प होती है वो रंध्र यानी स्टोमेटा से होकर ही बाहर निकलती है। तो ये स्टूडेंट्स रंध्र के दो कार्य हैं, आप याद रखेंगे और इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब हमें ये देखना है इन चार ऑप्शन में से कि कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी के अन्य तीन जो हैं वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है मैथेन। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी ऑक्सीजन। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। बाकी की नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मैथेन है ये स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपकरण में से, यहाँ पर उपकरण दिए गए हैं, चार उपकरण दिए गए हैं, किसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जा सकता है। मतलब उपयोग, मतलब निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग, यानी किस उपकरण का उपयोग हम पेट्रोल तथा जो जल का जो मिश्रण है उसको अलग करने के लिए किया जा सकता है। अब चार ऑप्शन में से हम पहला ऑप्शन पढ़ने वाले हैं कि कीप तथा फिल्टर पेपर का उपयोग करके कर सकते हैं हम ऐसा, बी चाइना डिस्क का उपयोग करके कर सकते हैं, सी पृथककारी कीप की सहायता से कर सकते हैं, या डी आसवन फ्लास्क की सहायता से हम कर सकते हैं। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी पृथककारी कीप। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोल और जो जल के जो मिश्रण होते हैं उसको अलग करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, पृथककारी कीप का उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब पृथककारी कीप क्या होती है इसके बारे में भी हम थोड़ा ही बहुत चर्चा कर लेते हैं। मैं समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि जब कोई मिश्रण दो अमिश्रणीय, यानी कि ऐसे अमिश्रणीय द्रवों, दो द्रवों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो इस प्रकार के मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट, पृथककारी कीप का ही उपयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई ऐसा हमें मिश्रण प्राप्त हो जाए, ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जो आपस में मिलता जुल, मतलब आपस में मिश्रणीय ना हो, अमिश्रणीय हो, अमिश्रणीय हो, ठीक है, जो आपस में मिलता ना हो, आपस में मिलते ना हो। जैसे कि पानी और तेल की बात करें या पेट्रोल की बात करें अगर हम, तो इस तरीके का मिश्रण यदि हमें प्राप्त होता है, ठीक है, तो इस प्रकार के मिश्रण के पदार्थों को अलग करने के लिए स्टूडेंट्स पृथककारी कीप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखें। और दो आमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण स्टूडेंट्स पृथककारी कीप से करने के लिए इन द्रवों के घनत्व के अंतर पर निर्भर करता है। ये चीज़ जो निर्भर करती है
कि दो आमिश्रणीय द्रवों को अगर हमें पृथक करना है पृथककारी कीप से, तो उन दोनों द्रवों के घनत्व में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, उन दोनों द्रवों के घनत्व में अंतर होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो पृथककारी कीप होती है उनसे उन दो आमिश्रणीय द्रवों को तभी अलग किया जा सकता है जब उनके घनत्व में अंतर हो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें। यानी कि मिश्रण के द्रवों के घनत्व में अंतर होना आवश्यक होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि पेट्रोल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स याद रखें पृथककारी कीप का उपयोग किया जा सकता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातुओं के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होता है। कथन जो इस प्रवृत्ति को उचित ठहराता है वह है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर हैं। ए ऑप्शन है तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। बी तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक नाइट्रीकरण अभिकर्ता है। सी तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक अपचायक है। और डी तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक जलयोजन अभिकर्ता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए तनुकृत नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है। इस चीज़ का ध्यान में रखें आप, क्योंकि ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये अत्यंत संक्षारक खनिज होता है। संक्षारक खनिज अम्ल होता है, इस चीज़ का ध्यान में रखें। खनिज अम्ल होता है, संक्षारक खनिज अम्ल होता है। और इसे स्टूडेंट्स एक्वा फोर्टिस, इसको एक्वा फोर्टिस और इसको स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहा जाता है या कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। और इसके कुछ उपयोग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला उपयोग ये है इसका कि इसका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका पहला उपयोग तो ये है कि इसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है। दूसरा उपयोग इसका ये है कि इसका उपयोग विस्फोटक के निर्माण के लिए भी किया जाता है, जैसे TNT है, डायनामाइट है, ठीक है। तो इनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा इसका जो उपयोग ये है कि इसका उपयोग सोना हो गया, जैसे सोना है, प्लेटिनम है, इनके शुद्धिकरण में प्रयुक्त एक्वा रेजिया के विरेचन के लिए किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। कि इलेक्ट्रिक आयरन में माइका शीट्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यानी जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें जो माइका शीट होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो उसका कारण क्या है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ चार ऑप्शन हमें मिल रहे हैं और सही आंसर हमें नोट डाउन करना है। तो ए ऑप्शन है माइका बहुत हल्का होता है और विद्युत का अच्छा चालक है। नंबर बी माइका विद्युत का अच्छा चालक है। नंबर सी माइका विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक है। और डी माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं स्टूडेंट। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी माइका विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें, इसीलिए इसका जो उपयोग होता है वो इलेक्ट्रिक आयरन में किया जाता है स्टूडेंट्स। इस चीज़ का ध्यान में रखें, माइका जो है वो विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और इसीलिए इलेक्ट्रिक आयरन में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे जो उपयोग करता है उसको किसी प्रकार से कोई करंट ना लगे स्टूडेंट्स, करंट ना लगे, उससे बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है माइका शीट का। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है कि वन निम्न का एक उदाहरण है। यहाँ चार ऑप्शन हमें मिल रहे हैं कि वन जो है वो किसका उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है एक उत्पादक का उदाहरण है। बी एक जैव मंडल का उदाहरण है। सी एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। या डी एक समुदाय का उदाहरण है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी वन जो है वो एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
कि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है, क्योंकि चंद्रमा का जो आकार है वो प्रतिदिन बदलता रहता है, और क्यों बदलता रहता है उसका कारण हमें देखना है। उसका कारण क्या है? ए ऑप्शन है, हम चंद्रमा का बाह्य भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है। बी, चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई बदलती रहती है। सी, पृथ्वी चंद्रमा पर छाया बनाती है। डी, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सदैव सीधी रेखा में होते हैं। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं इसका। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स कि हम चंद्रमा का बाह्य भाग देखते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है। तो स्टूडेंट्स ये इसका रीज़न है कि चंद्रमा का आकार हमें प्रतिदिन बदलता दिखाई देता है, क्योंकि हम चंद्रमा का बाह्य भाग देखते हैं जिससे जिससे सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है। अब देखा जाए तो जो चंद्रमा है स्टूडेंट, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है स्टूडेंट्स, वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है स्टूडेंट्स। जो सूर्य से प्रकाश मिलता है उससे ही वो क्या करता है, चमकता है चंद्रमा। चंद्रमा की जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होकर आता है स्टूडेंट्स, वही भाग हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 59% भाग दिखाई देता है हमें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि मनुष्य की आंख का बाह्य भाग जो मंद व तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है कहलाता है या है, वो भाग क्या है? तो ए, नेत्र लेंस है वह भाग। बी, शलाका एवं शंकु है वह भाग। सी, कॉर्निया भाग है। या डी, पुतली है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखेंगे इसका। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, शलाका एवं शंकु। तो मनुष्य की आंख का बाह्य भाग जो मंद व तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है वो स्टूडेंट्स कहलाता है शलाका एवं शंकु। जो शलाका एवं जो शंकु हैं ये फोटो रिसेप्टर जो रेटिना पार्ट होता है आँख का, ठीक है, रेटिना की सबसे बाहरी परत पर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स ये शलाका और शंकु। और ये मंद तथा जो तीव्र प्रकाश के लिए कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, जिम्मेदार होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि पादप की कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है स्टूडेंट? यानी जो प्लांट सेल्स होती हैं वो एनिमल सेल्स की तुलना में बड़ी होती हैं, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हमें देखना है इन चारों ऑप्शंस में क्या कारण है। ए, जल आशय। बी, पर्णहरित। सी, भोजन संग्रहण। डी, रिक्तिका। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, रिक्तिका। अब चूंकि रिक्तिकाएं जो होती हैं, रिक्तिकाओं की अगर हम बात करें, रिक्तिका ये स्टूडेंट्स ये प्लांट की बात करें, प्लांट की अगर हम बात करें और एनिमल सेल की अगर हम बात करें, तो ये दोनों में पाई जाती हैं रिक्तिका, वैक्यूल्स जिन्हें बोला जाता है, वैक्यूल्स। तो ये दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है रिक्तिकाएं। लेकिन पादप कोशिकाओं में क्या होती हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में ये क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और यही कारण है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं की तुलना में कैसी दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। तो यही इसका कारण है स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को कहा जाता है स्टूडेंट्स। उसको क्या कहा जाता है समाशोधन को? तो ए ऑप्शन है धुनाई बोला जाता है। बी, ऊर्ण कर्तन कहा जाता है। सी, अभिमार्जन कहा जाता है। और डी, कताई कहा जाता है। तो ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को कहा जाता है, तो वही आंसर आपको नोट डाउन करना है क्या कहा जाता है, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, अभिमार्जन कहा जाता है। तो ऊन से दूषित पदार्थों के समाशोधन को स्टूडेंट्स अभिमार्जन कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। ऊन जो कटा हुआ है उसे चिकनाई ऊन भी कहा जाता है, उसे चिकनाई ऊन, उसको स्टूडेंट चिकनाई ऊन भी कहा जाता है, ठीक है। और क्योंकि इनमें ना केवल तेल होता है, इनमें ना केवल स्टूडेंट तेल होता है, बल्कि इनमें गंदगी, रेत, ठीक है, रेत के साथ धूल भी होती है। धूल सहित कुछ अन्य प्रदूषण भी शामिल होते हैं स्टूडेंट्स। आमतौर पर इसमें जो दूषित पदार्थ की जो कुल मात्रा है अगर हम बात करें, तो कुल ऊन का लगभग वो 35% से 40% तक होता है स्टूडेंट्स, जो दूषित पदार्थ की कुल मात्रा होती है, ठीक है ना। इसे शुद्ध करने की प्रक्रिया ही स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, अभिमार्जन कहलाती है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रत्येक वृक्क कहलाने वाली
लगभग लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। जो प्रत्येक वृक्क होता है तो वो कौन सी चीज़ कहलाती है जिनकी संख्या क्या होती है, लाखों होती है और छोटी नलिकाओं से बना होता है वो। तो उसी की चर्चा की जा रही है। तो 4 ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं हमें। ए मेडुला, बी बल्कुट, सी ग्लोमेरुलस और डी वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी वृक्काणु नेफ्रॉन, यानी कि जो प्रत्येक वृक्क होता है वो वृक्काणु या नेफ्रॉन कहलाने वाली लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। जो हमारा वृक्क होता है, यानी कि एक तरीके से यूँ कहें कि जो वृक्काणु होता है या नेफ्रॉन होता है वो किसी भी वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है किसी भी वृक्क की। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो संरचनात्मक जो कार्यात्मक इकाई होती है किसी भी वृक्क की वो कहलाती है स्टूडेंट्स नेफ्रॉन कहलाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है। यानी कि दाएं और बाएं जो अर्धांग का जो डिजाइन होता है वो समान होता है। तो वो कौन सा शब्द है जो उन जीवों के लिए सुटेबल रहेगा। तो ए है द्विपार्श्व सममिति, बी त्रिज्य सममिति, सी असममिति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर टिक कर लें आप, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए द्विपार्श्व सममिति। तो स्टूडेंट्स यही वो शब्द है जिसे हम इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उन जीवों के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं जिनके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धांग का जो डिजाइन होता है वो समान होता है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम किस शब्द का यूज़ कर सकते हैं, द्विपार्श्व सममिति शब्द का उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा एक कोशिका का नहीं बना हुआ है। यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, इनमें से हमें उसको सिलेक्ट करना है आंसर के रूप में जो एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ नहीं है। तो ए ऑप्शन में अमीबा, बी ऑप्शन में है युग्मनज, सी ऑप्शन है मुर्गी का अंडा और डी है स्पायरोगायरा। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम आंसर देखने वाले हैं इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी स्पायरोगायरा। तो यहाँ पर जो स्पायरोगायरा है वो एक कोशिका का नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, जो स्पायरोगायरा है वो स्टूडेंट्स एक शैवाल होता है। स्पायरोगायरा जो होता है वो एक तरीके से कहें कि वो शैवाल होता है। और इसमें स्टूडेंट्स क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी इसमें कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस पाई जाती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस पाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और यह पौधा एक सिल्क के धागे की तरह होता है और हरे रंग का दिखाई देता है स्टूडेंट्स, जो जल की ऊपरी सतह पर तैरता रहता है स्टूडेंट। तो ये कुछ इसकी खूबियाँ हैं जो मैंने बता दी आपको। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि खगोलीय पिंड इसकी मदद से रात में देखे जा सकते हैं। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से किसकी सहायता से हम स्टूडेंट्स जो खगोलीय पिंड होते हैं उनको हम रात में देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन है परिदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, बी दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं, सी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं या डी बहुमूर्तिदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। तो हम देखते हैं इसका आंसर सही क्या है। तो सही आंसर स्टूडेंट्स इसका बी दूरबीन। यानी दूरबीन वो खगोलीय पिंड है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रात में खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं। ये दूरबीन वो उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, खगोलीय पिंड देखे जा सकते हैं रात्रि में। तो दूरदर्शी या दूरबीन की परिभाषा हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दूर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देखने और उसका आकलन करने वाले यंत्र को, जो यंत्र होता है मतलब उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और उसका आकलन करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उस यंत्र को स्टूडेंट्स बोला जाता है टेलीस्कोप या दूरदर्शी बोला जाता है। ठीक है ना। दूरबीन एक ऑप्टिकल साधन है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक ऑप्टिकल साधन है दूरबीन जो दृश्य प्रकाश को इकट्ठा करके दूरदराज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अवलोकन में सहायता करता है। और इसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने।
इसका आविष्कार का जो श्रेय जाता है वो गैलीलियो को जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।